हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर एक बैच स्टार्ट किया है उड़ान बैच के नाम से, और इस पर डेली के 20 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आने वाले हूं, और उन 20 एमसीक्यूज के साथ आपके 100 प्लस क्वेश्चंस पर डे मैं आपको करवाऊंगा। तो ये इस बैच की आज की फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदानों की बात करें तो लानोस घास के मैदान आपके पाए जाते हैं भाई वेनेजुएला में। कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान। इसके अलावा देखिएगा विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो विल्ड घास के मैदान आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो सवाना घास के मैदान भी आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। विल्ड और सवाना दोनों कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान हैं ये आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कैंटबरी घास के मैदान, कैंटबरी घास के मैदान हैं ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैंटबरी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान हैं ये आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। और एक और मैं बात करूं आपसे, सेराडोस, सेराडोस जो घास के मैदान हैं ये आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। सेराडोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राजील में पाए जाते हैं। ये विश्व में पाए जाने वाले कुछ एक घास के मैदान हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति जो नेशनल इनकम कमेटी है इसकी स्थापना 1949 में होती है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय आय समिति जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष बने थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस हैं ये राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष थे, और इन्हीं की याद में 29 जनवरी को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसी राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर 1951 में स्थापना होती है सीएसओ की। ठीक है, सीएसओ की स्थापना होती है, और इस सीएसओ का नाम बदलकर 2019 में एनएसओ कर दिया गया था। सीएसओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एनएसओ कर दिया गया था। और ये एनएसओ सीएसओ क्या करते हैं? भारत में गरीबी की जांच करते हैं, गरीबी का आंकलन करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, काकरा पार व उकाई परियोजनाएं किस नदी पर चलाई जा रही हैं। तो काकरा पार व उकाई परियोजनाओं की मैं बात करूं तो ये आपकी ताप्ती नदी पर चलाई जा रही है, काकरा पार व उकाई परियोजना। ठीक है, ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है।
कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गम होता है ताप्ती नदी का। ताप्ती जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी है ताप्ती, पहली है नर्मदा। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे पर दो शहर पड़ते हैं, एक तो गुजरात में पड़ता है सूरत। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है और यहाँ सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1612 में अपना कारखाना स्थापित किया था सूरत गुजरात में। दूसरा, ताप्ती नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश में एक और शहर पड़ता है जिसका नाम है नेपा नगर। और ये जो नेपा नगर है, ये नेपा नगर आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी वो नदी क्या बनाएगी? वो एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करेगी। या तो एस्चुरी बनाएगी या जवार नदमुख का निर्माण करेगी। ठीक है, एस्चुरी या जवार नदमुख का निर्माण करेगी। सर क्या होता डेल्टा? देखिएगा भाई, जब भी कोई नदी बहती है तो नदी अपने मुहाने पर जाने से पहले और अनेक धाराओं में बंटकर डेल्टे का निर्माण करती है। ये वाली जो आकृति आपकी है डेल्टा कहलाती है। ठीक है, दूसरा, ताप्ती जो नदी है ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली क्या होती है? जब कोई नदी दो पहाड़ों, दो पर्वतों, दो पठारों के बीच से बहती है तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी। और इसका जो मुहाना है, ये नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये गिराती है खंबा की खाड़ी कह सकते हैं या अरब सागर कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? तो ये जाना जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं तो ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था भाई। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने, और ना ही इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी भी नहीं बनाया था। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से इसे कहा जाता है संस्थापक। जबकि इसके बाद अगला जो शासक आता है इल्तुतमिश, उसने शासक बनते ही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी और दिल्ली को राजधानी बनाया था, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये कुरान का बहुत ही सुरीली आवाज में गायन किया करता था, इसलिए इसे उपाधि प्रदान की गई थी कुरान खां की। ठीक है, कुरान खां की उपाधि से प्रदान की गई थी। साथ ही साथ इसे मलिक व सिपह सालार, मलिक व सिपह सालार की उपाधि से प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य
स्टार्ट करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में करवाया था? तो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में निर्माण करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा शासक बनता है आराम शाह। ये आराम शाह शासक बनता है, 7-8 महीने तक शासन करता है ये, और 7-8 महीने के बाद आराम शाह को आराम दे देता है इल्तुतमिश और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिएगा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस विधेयक के पक्ष में बुलाई जाती है? देखो, संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अगर हम लोग बात करें तो जॉइंट सिटिंग है ये हमेशा साधारण विधेयक के पक्ष में बुलाई जाती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो है इसका जो संबंध है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 से। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 108 जो है उसमें जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया। क्या होती है जॉइंट सिटिंग, क्यों बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है, इन सभी पहलुओं पर अभी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा होती क्या है, तो आपको पता अपना जो घर परिवार है, पापा चाचा ताऊ हैं, 2 भाई हैं, 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, और घर में भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। पड़ोसियों के साथ खुश रहेंगे लेकिन आपस में नहीं बनती है। सेम उसी प्रकार अपने संविधान में अपने देश में जो लोकसभा व राज्यसभा है उन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है। और जब घर में आपस में भाइयों की नहीं बनती है, लेकिन जब परिवार में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो दोनों भाई एक दूसरे के चाहे कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो वो दोनों भाई एक जगह आकर के बैठते हैं। सेम उसी प्रकार लोकसभा व राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों की क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। और वो जो बैठक होती है उस बैठक को बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उस अध्यक्षता कौन करता है? उस बैठक में सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? उस बैठक में स्थगन की घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो बुलाता कौन है संयुक्त बैठक? संयुक्त बैठक बुलाता है हमेशा राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? तो सत्रावसान की घोषणा करता है राष्ट्रपति। और स्थगन की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है सर, क्या होता है सत्रावसान, क्या होता है स्थगन? देखिए अभी आपकी क्लास चल रही है और मैं अभी आपसे ये कहूँ भी आपकी क्लास कंप्लीट है, अब और कोई क्लास नहीं होगी, वो होता है सत्रावसान। स्थगन का मतलब क्या होता है? अभी आपकी क्लास खत्म होती है, जैसे ही क्लास समाप्त होती है, खत्म होती है, तो आपसे कहा जाए भाई 10 मिनट के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, वो होता है स्थगन। ठीक है, ये जो संयुक्त बैठक है अब तक कितनी बार हुई है? तो संयुक्त बैठक है ये अब तक 3 बार हुई है। पहली बार हुई थी 1961 में, दूसरी बार ये बैठक होती है 1978 में, और तीसरी बार ये बैठक होती है 2002 में। 1971 में ये बैठक जो हुई थी ये हुई थी दहेज को लेकर के। 78 में हुई थी बैंकिंग को लेकर के, और 2002 में जो हुई थी
ये हुई थी आतंकवाद को लेकर के। अब तक 3 बार संयुक्त बैठकें हुई है। क्लियर है? आर्टिकल 108 में एक्सप्लेन किया गया है, साधारण विधेयक के पक्ष में बुलाई जाती है, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और 3 बार अब तक हुई है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूं, साधारण विधेयक क्या होता है। अपना जो संविधान, उसमें जो आर्टिकल है, उनमें से किसी भी आर्टिकल के साथ बगैर छेड़छाड़ के यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वो कहलाता है साधारण विधेयक। और अगर किसी आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, कोई चीज जोड़ी जाती है या हटाई जाती है, तो वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाता है, संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। देश में कोई भी पैसा आ रहा है वो कहलाता है धन विधेयक, और उस पैसे को जहां खर्च किया जा रहा है वो कहलाता है वित्त विधेयक। ठीक है, तो इन चारों को भी आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आता है भाई, पंपादुन 16 राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंपादुन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका केरल में है। कौन से राज्य में है भैया? तो ये आपका केरल में है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कौन सी है? तो सभी को पता है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है? तो वो आपका केरल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुदी। अन्नाई मुदी जो चोटी है ये भी आपकी केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानाद झील, बेम्बानाद झील है, ये बेम्बानाद झील भी केरल में है। ठीक है, और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। ओणम त्योहार पर इस बेम्बानाद झील में राजीव गांधी नौकायान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक और झील यहां पर है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील भी कहां पर है? तो अष्टमुदी झील भी आपकी केरल में है। ठीक है, अष्टमुदी झील के अलावा पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका केरल में है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। मालाबार तट कहाँ है? तो मालाबार तट है, ये केरल में है। और इसी मालाबार तट से भारत में मानसून प्रवेश करता है 1 जून को। कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह, कोची जो पोर्ट है ये भी कहां पर है? केरल में है। और इस कोची बंदरगाह को अरब सागर का मोती कहा जाता है। ठीक है, और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों का निर्यात इस बंदरगाह से आपका किया जाता है, कोची बंदरगाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची झील है? तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो आपकी है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ है ये? तो पेंगोंग झील आपकी है लद्दाख में। ठीक है, लोनार झील आपकी है महाराष्ट्र में। चोलामू झील आपकी है सिक्किम में। और पुलिकट झील आपकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चारों झीलों के स्टेट आपके सामने हैं। अब बात करूं लोनार झील की, तो लोनार झील है ये भारत की ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील है।
ठीक है। आपसे पूछे भारत की ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील है। और ये जो लोनार झील है ये क्रेटर या कालडेरा का उदाहरण है। क्रेटर या कालडेरा का उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील। पेंगोंग झील भारत की सबसे ऊंची झील है, लद्दाख में है और ये विवादित है, पीओके में पड़ती है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, विवादित है। ठीक है। चोलामू जो झील है सिक्किम में, ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है, ये पूर्णतः भारत में है चोलामू। ठीक है। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है सिक्किम में। और पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील जो है भारत की सबसे गहरी झील, भारत की सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील है। इसी झील में बात करोगे तो इसी झील में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है। और यहीं से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है, इसरो अपने उपग्रह कहां से लॉन्च करता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यहां मैं दो चार बातें आप लोगों से कर लेता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि सभ्यता जो है, इस सभ्यता का मीनिंग क्या होता है। सभ्यता का मीनिंग होता है एक नई दुनिया। आज जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो दुनिया है, ये जो सभ्यता है, ये समाप्त हो जाएगी और हमारी जगह पर एक और नई सभ्यता, एक और नई दुनिया का जन्म हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई थी। तो सभ्यता का मतलब होता है एक नई दुनिया। इस सभ्यता की, इस दुनिया की जो उत्पत्ति है वो सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया जो नगर था, स्थल था, वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। सभी को पता होगा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इसी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, वो सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के किनारे पर भी पाए गए हैं, खोजे गए हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर इसका टाइम पीरियड क्या है, तो अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड अलग अलग है, लेकिन एक आता C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, ये कार्बन डेटिंग या C14 पद्धति क्या है, इसके द्वारा किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। और C14 पद्धति के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 2350 से
1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो देखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, उत्तरी बिंदु जो है ये मांदा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है ये मांदा है, चेनाब नदी के किनारे पर है, चेनाब नदी के किनारे पर है और जम्मू कश्मीर में। इसको बोलते हैं पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु कौन सा है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इधर नीचे की साइड आएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है दैमाबाद या दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी, परवरा नदी के किनारे पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। और ये जो सूतकांगे डोर है ये आपका दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है। अभी पीछे आरपीएफ में प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है, तो ये बलूचिस्तान है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा स्थल लगभग 1000 के समथिंग भारत से खोजे गए हैं, 500 के समथिंग पाकिस्तान से खोजे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के केवल 2 स्थल हैं जो अफगानिस्तान से खोजे गए, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, सोर्तुगोई, सोर्तुगोई व मुंडीकॉक, सोर्तुगोई व मुंडीकॉक, ये 2 ही स्थल हैं जो अफगानिस्तान से खोजे गए हैं। और भारत की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये भारत के 7 राज्यों में है, भारत के 7 राज्यों में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? देखिएगा, योजना आयोग, योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना होती है ये होती है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। प्लानिंग जो कमीशन आपका है इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को की गई थी। सर क्या है ये योजना आयोग? भैया ये योजना आयोग क्या करता था, ये योजनाएं बनाता था और उन योजनाओं को राज्यों के ऊपर सौंप देता था, राज्यों को सौंप देता था। और 2015 में मोदी सरकार ने इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसकी जगह नीति आयोग है उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, तो इसकी स्थापना है योजना आयोग की, ये केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर होती है। इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ये हमेशा प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बाकी 4 समितियां हैं आपके सामने, देखिएगा, बाकी की भी बात कर लेते हैं। हंटर समिति, देखिए हंटर समिति किससे रिलेटेड है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था जनरल डायर,
जो जनरल डायर वापस इंग्लैंड लौटता है तो वहां पर उसका सम्मान समारोह किया गया था। आप जानते हो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी कि संथानन समिति जो है ये आपकी इसकी सिफारिश पर होती है राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद, एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है कि संथानन समिति की सिफारिश पर होती है 1952 में। ठीक है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है आपके आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1931 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। तो चारों समितियां आप याद रखिएगा, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भैया रेलवे बोर्ड की बात करें, रेलवे बोर्ड का गठन जो है ये किया गया था 1905 में, 1905 में। देखो रेल की बात करें तो रेल किस सूची का विषय है? तो रेल जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, रेल संघ सूची का विषय है। विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? विश्व में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी इंग्लैंड में। स्टोकटन से डार्लिंगटन तक चलती है इंग्लैंड में विश्व में रेल। भारत में कब चली थी? तो भारत में जो सबसे पहले रेल चली थी ये 1853 में चलती है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली थी। और इस लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत, सड़क परिवहन की शुरुआत, डाक सेवा की शुरुआत, ये सभी काम लॉर्ड डलहौजी के समय हुए थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। कहां से कहां तक चली थी ये रेल? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी। 3 इंजन थे इसमें, सिंध, साहिब और सुल्तान, 3 इंजन थे। 14 डिब्बे इस ट्रेन में थे और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ये जो सबसे पहले ट्रेन चली थी इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन होता है और 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, बात करें रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे एफसी बदवार। एफसी बदवार हैं ये रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है सतीश कुमार। सतीश कुमार हैं ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें, पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है रेलवे बोर्ड की? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है वो रही है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा हैं ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, सतीश कुमार से पहले थी। नेक्स्ट बात आती है कि सर भारतीय जो रेलवे है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। ठीक है, और 18वां जो रेलवे जोन है ये कौन सा है? तो 18वां जो रेलवे जोन है ये है दक्षिण तटीय रेलवे।
ये भारतीय रेलवे का सबसे नवीनतम कह सकते हैं, 18वां जोन कह सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? बिजली वाली ट्रेन, विद्युत रेल की बात करें तो भारत में सबसे पहले विद्युत रेल जो है ये 1925 में चलती है, 1925 में कोलकाता में। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब चलती है? तो मेट्रो रेल है ये 1984 में चलती है कोलकाता में। ठीक है। और मेट्रो जो रेल प्रणाली है उसका जनक कहा जाता है ई श्रीधरन को, भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मेट्रो रेल प्रणाली प्रेजेंट टाइम में भारत के 10 शहरों में कार्यरत है, 10 शहरों में मेट्रो चल रही है। 10वां व सबसे नवीनतम शहर है वो जयपुर है। जयपुर में 2015 में मेट्रो चली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हो सकता है भाई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बी। 7वां संविधान संशोधन होता 1956 में। इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है 7वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी के तहत भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग जो है उसकी भी स्थापना इसी के तहत की गई थी। बाकी 3 और हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये होता 1951 में। इसके तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। और इसका संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का जो संबंध है ये है भूमि सुधार से। ठीक है। भूमि सुधार से रिलेटेड है 9वीं अनुसूची। 15वां संविधान संशोधन है ये 1963 में होता है। और इसके तहत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है ये 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था। ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। 61वां संविधान संशोधन कब होता? 1973 में। और इसके तहत लोकसभा में जो सदस्य संख्या है ये 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी लोकसभा में सदस्य संख्या। तो तीनों अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वस्तु व सेवाओं के दाम सामान्य कीमत स्तर से अधिक हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता भाई? तो उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। क्या होती है मुद्रास्फीति? देखिएगा, देखिएगा ये कोई लाइन है और इस लाइन को हम बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर। ठीक है। ये एक ऐसी लाइन है जहां से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है, चाहे अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कैसा भी व्यक्ति हो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है इस सामान्य कीमत स्तर से।
जब वस्तु व सेवाओं के दाम सामान्य कीमत स्तर से अधिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है, महंगाई कहा जाता है। महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई को वापस सामान्य कीमत स्तर पर लेकर आने के लिए, महंगाई को वापस सामान्य कीमत स्तर पर लेकर आने के लिए या मुद्रास्फीति को वापस सामान्य कीमत स्तर पर लेकर आने के लिए सरकार के द्वारा जो उपाय किए जाते हैं उसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। उसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। जब वस्तु व सेवाओं के दाम सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाते हैं, जब वस्तु व सेवाओं के दाम सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाते हैं तो उसे मुद्रा विस्फीति की स्थिति कहा जाता है। मुद्रा विस्फीति कह सकते हो, मंदी की स्थिति आप कह सकते हो, और इसे वापस सामान्य कीमत स्तर पर लेकर जाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पारित हुआ था? देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है होता क्या है? तो प्रधानमंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका एक्सप्लेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, भारत के संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन पारित नहीं हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में जेबी कृपलानी लेकर के आए थे। जेबी कृपलानी लेकर के आए थे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन पारित नहीं हुआ था। पारित हुआ था सबसे पहले वीपी सिंह के खिलाफ। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पारित हुआ था? वीपी सिंह के, लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की। आज तक दो ही प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कितने सदस्य आते हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव है ये 50 सदस्य लेकर के आते हैं। यानी कि जैसे फिलहाल मैं बात करूं लोकसभा में 543 सदस्य हैं 543 जो सदस्य हैं तो उनमें से कम 50 सदस्य अगर प्रधानमंत्री को हटाने के पक्ष में हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी सदस्य संख्या होगी उसके 50% प्लस 1 सदस्य उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये कुछ 5-7 बातें हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, ये आप याद रखिएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। लेकर के कितने सदस्य आते हैं? 50 सदस्य। हस्ताक्षर कितने सदस्य करते हैं? 50+1 सदस्य करते हैं। सबसे पहले कब लाया गया था? 1961 में लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, जेबी कृपलानी लेकर के आए थे, और पारित हुआ था सबसे पहले वीपी सिंह के खिलाफ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ। लेकिन राज्य में थोड़ा सिस्टम इसका अलग होता है, यहाँ पर 50 सदस्य लेकर के आते हैं, और राज्य की जब बात होती है तो 1/10 मेंबर्स लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। एम विश्वेश्वरैया द्वारा विस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिएगा, एम विश्वेश्वरैया जो हैं इनके द्वारा विस्को की स्थापना की गई थी 1923 में, 1923 में। एम विश्वेश्वरैया सर कौन है ये? तो एम विश्वेश्वरैया है, एक इंजीनियर थे। ठीक है, और एक बार की बात है, एम विश्वेश्वरैया ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और इन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी,
और जब इन्होंने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुक जाती है, गार्ड इनके कंपार्टमेंट में आता रहे, कंपार्टमेंट में आकर के पूछा कि भाई चेन किसने खींची है। तब इन्होंने कहा, बोला सर मैंने खींची है। बोला क्यों भाई? बोला सर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे रेलवे ट्रैक है, वो टूटा हुआ है। बोला आपको कैसे पता? बोला सर मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इस ट्रेन की चाल से आभास हुआ है, महसूस हुआ है, इसीलिए बोला मैंने चेन खींची है। और जब वो गार्ड 1 किलोमीटर आगे जाकर के देखता है तो वास्तव में ही रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था। ठीक है, तो एम ए विश्वेश्वरैया जो है ये एक इंजीनियर है, एक अभियंता। ठीक है, एक इंजीनियर है ये, और इन्हीं की याद में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की याद में। इन्होंने ही स्थापना की थी 1923 में विस्को की, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने 1923 में। और इसके द्वारा, विस्को के द्वारा भारत में जो प्रथम कारखाना था, प्रथम कारखाना है, ये कब व कहाँ स्थापित किया गया था? तो विस्को के द्वारा भारत में पहला जो कारखाना है ये भद्रावती कर्नाटक में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1907 की बात करूं, 1907 में स्थापना होती है टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1918 में स्थापना होती है इसको की, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को के द्वारा जमशेदपुर झारखंड में 1907 में पहला लौह इस्पात कारखाना भारत में स्थापित किया गया था टिस्को के द्वारा। इसको के द्वारा कुल्टी बरनपुर हीरापुर में स्थापित किए गए थे, और विस्को के द्वारा भद्रावती कर्नाटक में पहला लोहे का कारखाना स्थापित किया गया था। ये आजादी से पहले भारत में स्थापित लोह कारखाने और कंपनियां हैं। आजादी के बाद आपका राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है, बोकारो है, सलेम है, ये आते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो महाभियोग प्रक्रिया का संबंध कौन से आर्टिकल से है? महाभियोग प्रक्रिया का संबंध संविधान के आर्टिकल 61 से, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है। क्या है महाभियोग प्रक्रिया? सबसे पहले बात करें, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। कहां से ली गई है महाभियोग प्रक्रिया? तो महाभियोग प्रक्रिया जो है ये भारत के संविधान में आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, डीपीएसपी भी यहीं से लिए गए हैं आपके। ठीक है, तो आयरलैंड से ली गई है। क्या होता है महाभियोग प्रक्रिया में? तो देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। ठीक है, 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू को अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। भारत में कहाँ मेंशन किया गया इसको? आर्टिकल 61 में। लेकर आने से 14 दिन पहले द्रौपदी मुर्मू को इन्फॉर्म किया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा, हम आपके विरुद्ध महाभियोग लेकर के आ रहे हैं, आप अपने बचाव में कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। 14 दिन के बाद महाभियोग है, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। महाभियोग है ये संसद, और आपको पता संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं। एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, महाभियोग लेकर के कितने सदस्य आते हैं? देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 252 हो सकते, सॉरी 552 हो सकते हैं। फिलहाल कितने? 543। यहां पर जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/4 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के पक्ष में होने चाहिए। और 543 का 1/4 जब आप निकालोगे तो लगभग आपका 135-136 के समथिंग आएगा। यदि लोकसभा से
135 136 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में है ना, तो लोकसभा से महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, फिलहाल कितने हैं? 245। यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उसका भी 1/4 यानी कि लगभग आपके 61। राज्यसभा से भी अगर 61 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में है ना, तो राज्यसभा से भी महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोनों सदनों से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी सदस्य संख्या है उसके 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर जो भी सदस्य संख्या है उसके भी 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। और जैसे ही ये सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और कोई भी प्रधानमंत्री चाहकर भी राष्ट्रपति को उसके पद से ना हटा सके, इसीलिए इस प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहंद बांध निम्नलिखित में से रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद भैया सोन की सहायक नदी है, ठीक है। सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। ये जो सोन है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो है ये आपका होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। अमरकंटक मध्य प्रदेश से उद्गम होता है सोन नदी का। ये जो सोन नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, ठीक है। और इसी सोन नदी के किनारे पर बिहार में एक शहर पड़ता है सोनपुर, ठीक है। सोन नदी पर बिहार में एक शहर पड़ता है सोनपुर, जहां भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला भरता है, ठीक है। इसी सोन, ये जो सोन है गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसी सोन की सहायक नदी जो है वो है रिहंद नदी, ठीक है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की है। और इसी रिहंद नदी पर एक और बांध है, रिहंद बांध। रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर है। सोन नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? देखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? भारत की बात कर रहा है तो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका हुआ था प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को विश्व प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उन दोनों के मध्य होता है। उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। और रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसके बाद 1773 का अधिनियम आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर का पद था इसे गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल,
ठीक है। और ये किसे बनाया गया, ये बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसके बाद आता है 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। और इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये अब तक केवल बंगाल का था, और 1833 में इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपके बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं 1833 में। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति की नेक्स्ट ईयर 1858 में ये जो बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसे भारत का वायसराय बना दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, भारत का प्रथम वायसराय जो बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। सबसे दयालु वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और भारत के आज़ाद होने के बाद ये जो वायसराय का पद था, इसे वापस से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत के गवर्नर जनरल बने आज़ादी के बाद, वो बने लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, लेकिन वो अंग्रेज थे। कुछ टाइम के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और सी राजगोपालाचारी हैं वो भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वीके राव के द्वारा कब की गई, तो देखिएगा पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये की गई थी 1931-32 में, वीके राव के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक आधार पर की अगर बात करें तो, अगर वैसे हम बात करें तो वैसे राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना, सर्वप्रथम गणना की बात करते हैं तो ये 1868 में, 1868 में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इन्होंने जो गणना की थी ना, वो एक पुस्तक में की थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने जो भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी वो 20 रुपए बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इसका गठन होता है 2005 में, ठीक है। 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। और इस सुरेश तेंदुलकर समिति है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी गरीबी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये गरीबी से रिलेटेड है। और इस सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी की जो गणना की है 2011-12 के अकॉर्डिंग, इसने भारत में जो गरीबी दर है, ठीक है, इसने भारत में जो गरीबी दर है वो 21.09% बताई है, ठीक है, 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहली बार, अच्छा 2 बार आ गया क्या क्वेश्चन, सॉरी 18 का ही तो, सॉरी। भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें तो वो आपकी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। देखिएगा देवास की बात करूं तो देवास में आपका है नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 नोट प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें से एक देवास में है, एक साल्वोनी पश्चिम बंगाल में है, एक मुंबई महाराष्ट्र में है, एक आपका सॉरी नासिक महाराष्ट्र में है, और एक आपका इसमें कर्नाटक में। टोटल भारत में 4
नोट प्रिंटिंग प्रेस है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नेपा नगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और जबलपुर है, ये मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। एमपी का हाई कोर्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, जबलपुर। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहां है? जबलपुर में है। और भैया जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इस जबलपुर के पास नर्मदा जो नदी है वो भेड़ा घाट की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और सहस्त्र जलप्रपातों का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।